नमस्कार। मैं आपका शैलेश कुमार दुबे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका असर ये होगा कि ये 1 अप्रैल 2024 से एप्लीकेबल होने वाला है। इसको जिसने ध्यान नहीं दिया, जिस व्यापारी ने ध्यान नहीं दिया, उसका बहुत बड़ा फ़ायदा होने से रुक जाएगा और बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए इसको आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको ध्यान से सुनना है तो ध्यान से सुनिए, या फिर आप इसको फॉरवर्ड करके भी सुन सकते हैं। बात यह है कि आपने अभी अभी कुछ दिन पहले जोरों से चर्चा में आया सेक्शन 43B क्लॉज H ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन 43B एक ऐसा सेक्शन 43 एक ऐसा सेक्शन है जो ये बताता है कि आप अपने बिजनेस में बहुत सारे ऐसे एक्सपेंडिचर हैं, बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो वास्तव में जब आप खर्चा कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, एक्चुअल बेसिस पे जब आप पेमेंट कर देंगे, तभी उसको आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल सकते हैं। मतलब वास्तव में आप उस पर अपना टैक्स बचा सकते हैं, अपने प्रॉफिट से माइनस कर सकते हैं, अपने टर्नओवर से माइनस कर सकते हैं। लेकिन आपने एक्चुअल बेसिस पे पेमेंट नहीं किया है तो वो फिर खर्चे में अलाउ नहीं होगा। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल एक टीडीएस है कि जैसे आप टीडीएस समय से नहीं जमा करेंगे तो आपको वो खर्चे डिसअलाउ हो जाएंगे जिसको आपने, मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूं, वो आपको डिसअलाउ हो जाएंगे। तो अब हम करते हैं कि 43B क्लॉज H स्पेसिफिकली क्या कहता है। मैं पूरी 43 की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक क्लॉज की बात कर रहा हूं। 43 कैपिटल B सेक्शन और क्लॉज H ये कहता है कि आप अगर किसी माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइजेस से कोई गुड्स या कोई सर्विसेज रिसीव करते हैं और उसका पेमेंट जो एमएसएमई एक्ट में दिया गया है उस ड्यू डेट तक नहीं कर देते हैं, तो वो खर्चा आपको डिसअलाउ हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि ये तो, इसमें स्पेसिफिक क्या है? तो आप पहले समझिए कि आप किसी भी स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस से गुड्स या सर्विसेज रिसीव करते हैं और उसका पेमेंट जो एमएसएमई एक्ट में प्रोवाइड किया गया है ड्यू डेट, उसके अनुसार नहीं करते हैं तो वो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। तो अब इसमें क्या क्या बातें आ गई? एक तो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस कौन है, अब कौन सी गुड्स और कौन सी सर्विसेज हम रिसीव करते हैं, किससे रिसीव करते हैं, और उसको पेमेंट करने का ड्यू डेट क्या है, और किस कंडीशन में अलाउ होगा, किस कंडीशन में डिसअलाउ होगा। तो कुछ मुख्य बातें मैं कर देता हूं आपको, जो ध्यान में रखने वाली बातें हैं। तो सबसे पहली बात कि आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे खुद को या फिर आपने जिससे मटेरियल लिया है। आप सप्लायर भी हो सकते हैं, तो आपको ये राइट बनता है, आपका एक हक है कि आप जिसको मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, जिसको सर्विसेज दे रहे हैं, उससे विद इन ड्यू डेट आप पेमेंट लेने के लिए उसको ये बता सकते हैं कि अगर आप पेमेंट सही समय से नहीं किए तो आप सेक्शन 43B क्लॉज H में आपको सारे एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाएंगे। तो एमएसएमई में माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस
आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हु इज द स्मॉल, हु इज द माइक्रो। तो इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट देखना है, और वो सर्टिफिकेट है उद्यम सर्टिफिकेट। उद्यम रजिस्ट्रेशन जिसके पास होगा उसका सर्टिफिकेट आप देखेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि हु इज द स्मॉल और हु इज द माइक्रो। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिसने भी माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस का रजिस्ट्रेशन उद्यम में लिया है उसमें टर्नओवर, उसमें प्लांट एंड मशीनरी सबका डिटेल डालना पड़ता है। इवन जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर, इनकम टैक्स का डिटेल, पैन बिल्स वगैरह सब कुछ डालना पड़ता है। तो वो सावधानी से डालें। अगर अभी तक नहीं डाला है तो अब डाल सकते हैं फ्यूचर के लिए। तो आप एक सर्टिफिकेट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हु इज द स्मॉल, हु इज द माइक्रो इंटरप्राइजेस। अब जो स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइजेस में आ जाते हैं उनका पेमेंट ड्यू डेट से पहले तो करना ही करना है, अदरवाइज वो आपके इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करते समय वो सारा डिसअलाउ हो जाएगा। अच्छा, जो टर्नओवर की क्राइटेरिया है 5 करोड़ प्लांट एंड मशीनरी का, और टर्नओवर का जो क्राइटेरिया है वो आपका, मान लीजिए आज आपने रजिस्ट्रेशन लिया 2023 में, 24 में रजिस्ट्रेशन लिया है एमएसएमई का, लेकिन आपके पास धीरे धीरे टर्नओवर और प्लांट एंड मशीनरी बढ़ गया तो क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। तो जो सर्टिफिकेट आज मुझे मिला है वो 2 साल बाद उसी कैटेगरी में रहेगा या ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, ये कैसे पता चलेगा? तो उद्यम में अब धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से सिंक्रोनाइज हो गया है, हर डिपार्टमेंट डेटा एक दूसरे को शेयर कर रहा है। तो उद्यम जो है वो इनकम टैक्स से और जीएसटी से डेटाबेस को इकट्ठा करता रहेगा और आपके आईटीआर की फाइलिंग और जीएसटी के डेटाबेस के आधार पर वो आपको अपग्रेड करता रहेगा कि आप माइक्रो में हैं कि स्मॉल में हैं कि मीडियम में। तो ध्यान देने वाली बात है कि ये जो बात चल रही है वो सिर्फ माइक्रो और स्मॉल के लिए चल रही है। अगर कोई मीडियम में है तो उसके ऊपर सेक्शन 43B सब क्लॉज H अप्लीकेबल नहीं होगा। तो आइडेंटिफाई हो गया कि कौन माइक्रो है कौन स्मॉल है। अब जो भी माइक्रो और स्मॉल है उसमें वो सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, मैन्युफैक्चरर हो सकता है और ट्रेडर हो सकता है। तो ये जो 43B क्लॉज H है वो उसी के ऊपर एप्लीकेबल होगा जो मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर है, ट्रेडर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई गुड्स खरीदता हूं और वो गुड्स खरीदता जिससे हूं वो उस गुड को बनाता भी है, जो खुद बनाता है और वही मुझे बेचता है। जैसे मान लीजिए कि मैं ईंट खरीदता हूं, तो ईंट जो खरीदता हूं मैं, मान लीजिए एक बिल्डर हूं, कॉन्ट्रैक्टर हूं, जो भी हूं, तो मैं जो ईंट खरीदता हूं वो मैं ट्रेडर के थ्रू नहीं खरीदता हूं, मैं भट्ठे मालिक के पास से जाता हूं या जो जिसने फैक्ट्री लगाई है सीमेंट ब्रिक्स बनाने वाला उससे खरीदता हूं। तो उसके ऊपर तो ये एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन जो ट्रेडर है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो उसका पेमेंट आप ड्यू डेट के बाद भी करेंगे ट्रेडर का तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रेडर अगर मान लीजिए उस मैन्युफैक्चरर से खरीद रहा है तो ट्रेडर को ड्यू डेट में उसको पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसे सर्विस प्रोवाइडर, मान लीजिए मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलप करता हूं या फिर मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो मैं जो सर्विस प्रोवाइड करता हूं खुद सर्विस प्रोवाइड करता हूं, मैं किसी मीडिएटर के थ्रू सर्विस नहीं प्रोवाइड करता हूं। लेकिन मान लीजिए कि एक आरओ वाटर वाली कंपनी है, आरओ मिनरल का जो मशीन होता है, आरओ मशीन, अब वो जो सर्विस प्रोवाइड करती है वो आरओ मशीन सर्विस प्रोवाइड करती है, लेकिन बीच बीच में
मीडिएटर्स आ जाते हैं, क्योंकि कंपनी जो है खुद ना प्रोवाइड करके किसी मीडिएटर के थ्रू करवाती है। तो जो मीडिएटर है उसके ऊपर ट्रेडर, इन द सेंस कि जो ट्रेडर है उसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगा। और सर्विस के केस में नॉर्मली जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, तो सर्विस प्रोवाइडर के केस में अप्लीकेबल हो जाएगा। तो कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज अगर माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस से खरीदा गया है या लिया गया है, तो उसको विद इन ड्यू डेट, जो एमएसएमई एक्ट में ड्यू डेट बताया गया है उसके अंदर उसको पेमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज डिसअलाउ हो जाएगा। अच्छा, डिसअलाउ कब देखा जाएगा? क्या पूरे साल देखा जाएगा या ईयर एंड पे देखा जाएगा? तो इसमें क्या है, दोनों देखा जाएगा। अब मैं बताता हूं कैसे देखा जाएगा। पहले आप समझ लीजिए कि ड्यू डेट क्या है। ड्यू डेट में किस ड्यू डेट में आपको पेमेंट करना। अब मान लीजिए कि मैं एक रिसिपिएंट हूं और आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं या फिर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं जो मुझे गुड्स और सर्विसेज देते हैं। तो मुझे अब पेमेंट आपको कैसे करना पड़ेगा, कितने दिन में करना पड़ेगा? एमएसएमई एक्ट क्या कहता है? एमएसएमई एक्ट कहता है, उसका सेक्शन 15 है, सेक्शन 15 है, वो कहता है कि अगर मैंने आपसे गुड्स और सर्विसेज लिया और हमारे आपके बीच में कोई रिटन एग्रीमेंट हुआ है, और उस रिटन एग्रीमेंट में जैसे पीओ वगैरह वगैरह, उस रिटन एग्रीमेंट में ड्यू डेट लिखा गया है, क्रेडिट पीरियड लिखा गया है, और वो क्रेडिट पीरियड 45 दिन से कम का है, तो आपका ड्यू डेट वही मान लिया जाएगा। लेकिन एग्रीमेंट में क्रेडिट पीरियड 45 डेज से ज्यादा लिखा है, तो उस केस में ड्यू डेट जिस दिन आपने सर्विस प्रोवाइड किया या जिस दिन आपने गुड्स को सेल किया और मैंने रिसीव किया, उस दिन से 45 दिन ले लीजिए, 45 डेज। लेकिन हमारे आपके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, लिखित एग्रीमेंट नहीं हुआ, हमने आपसे कहा और आपने मुझे सर्विसेज दे दिया और गुड्स दे दिया, दोनों में से कुछ भी दे दिया, तो क्या ड्यू डेट होगा? तो ड्यू डेट होगा जिस दिन हमने सर्विस लिया या गुड्स लिया उसके 15 दिनों के अंदर। तो कुल मिला के एग्रीमेंट है तो मैक्सिमम 45 दिन, एग्रीमेंट नहीं है तो मैक्सिमम 15 दिन। ये तो हो गया ड्यूरिंग द ईयर, चलता रहेगा। लेकिन जब 31 मार्च आएगा तो ये देखा जाएगा कि 31 मार्च को वो पेमेंट अभी भी खड़ा है कि नहीं। यहां अगर एक दिन भी डिले किया और वहां आउटस्टैंडिंग है तो डिसअलाउ होगा। मतलब दो क्राइटेरिया है। तो कहेंगे कि फिर ये 45 डेज का क्या मतलब है, और वहां जब साल के 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग देखना ही है तो लॉ ऐसा है, हम कुछ कर नहीं सकते। इसका ये है कि जैसे मान लीजिए आप मार्च में एक मार्च को आपने कोई सामान खरीदा, 1 मार्च को आपके पास सामान आ गया, मैं परचेजर हूं, मेरे पास 1 मार्च को सामान आ गया और एग्रीमेंट में 60 दिन लिखा है कि 60 दिनों के अंदर पेमेंट करना है। तो मतलब पूरा मार्च और पूरा जनवरी, लेकिन माना जाएगा 45 दिन, क्योंकि मैक्सिमम 45 डेज इफ यू आर इंटर इन द रिटर्न एग्रीमेंट। तो 45 दिनों के अंदर आपको पेमेंट करना है, तो मतलब 15 जनवरी तक आपको पेमेंट करना है। सॉरी, जनवरी कह रहा हूं, अप्रैल, 15 अप्रैल तक आपको पेमेंट करना है। तो अब 31 मार्च को अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, लेकिन ड्यू डेट अभी 45 दिन नहीं हुआ है। तो आप 15 अप्रैल से पहले अगर पेमेंट कर देते हैं तो डिसअलाउ नहीं होगा।
लेकिन 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग है और 15 अप्रैल के बाद आप पेमेंट करते हैं तो डिसअलाउ हो जाएगा। और यही बात अगर विदाउट रिटर्न एग्रीमेंट में हो, आपके पास कोई एग्रीमेंट ना हो रिटर्न में, और आपने कोई गुड्स या सर्विसेज ले लिया, तो क्या होगा? तो 15 दिन माना जाएगा। तो 1 मार्च को लिया तो 15 मार्च तक पेमेंट कर देना है, लेकिन आपने उसको 30 मार्च तक भी क्लियर कर दिया तो डिसअलाउ नहीं होगा। लेकिन 30 मार्च तक, 31 मार्च तक आपने क्लियर नहीं किया तो डिसअलाउ हो जाएगा। तो इस सिनेरियो से क्या समझ में आया कि जो सेक्शन 43 का अदर क्लॉज है वो कहता है कि आप ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक पेमेंट कर दीजिए तो अलाउ हो जाएगा। लेकिन ये क्या कहता है कि आप उसी फाइनेंशियल ईयर में सारा पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो डिसअलाउ हो जाएगा। कुछ एक केसेस में जो आपने लास्ट में खरीदा मार्च के महीने में, उसका पेमेंट 45 दिनों के अंदर या 15 दिनों के अंदर आप कर दीजिए, नहीं तो डिसअलाउ हो जाएगा। और ये एप्लीकेबल कब से हो रहा है? 1 अप्रैल 2024 से, मतलब जो अप्रैल आने वाला है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, क्योंकि ये मार्च आने वाला है, मार्च खत्म हो जाएगा, और जिसने ऐसे पर्सन से गुड्स या सर्विसेज खरीदा है जो एमएसएमई में, उद्यम में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, और उसके रजिस्ट्रेशन की क्राइटेरिया माइक्रो या स्मॉल है, और उसका पेमेंट जो मैंने अभी 45 दिन या 15 दिन का ड्यू डेट बताया, कम से कम वो मार्च तक क्लियर नहीं कर दिया, तो सारे खर्चे डिसअलाउ हो जाएंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। तो अब एक समझ के चलिए कि कितना बड़ा नुकसान आपका हो सकता है अगर आपने इस बात को ध्यान नहीं दिया कि 31 मार्च को मेरे ऐसे कितने सप्लाईज हैं, चाहे आपने दिया हो चाहे लिया हो। अगर दिया है तो सामने वाले को रिमाइंडर दे सकते हैं, अगर लिया है तो आप खुद रिकॉन्साइल कर लीजिए कि आपने 31 मार्च को जो भी आपके पेमेंट इस तरह वाले हैं जो कि उद्यम में रजिस्टर्ड हैं और उनका माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस में रजिस्ट्रेशन है, तो आपका वो सारा एक्सपेंस, अगर आपने ड्यू डेट में पेमेंट नहीं किया है और 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग है, तो आपका सारा का सारा एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ वो वाली सप्लाई आपकी इंक्लूड नहीं होगी जो कि आपने ट्रेडर से रिसीव किया है। इतना क्लियर हो गया? अब एक एग्जांपल बताता हूं कि आप किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं या गुड्स सप्लाई करते हैं, और सामने वाले ने एक ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन आपके सामने रख रखा है कि आपके पेमेंट से वो कुछ ना कुछ सर्टेन परसेंटेज आपका सिक्योरिटी के रूप में काटता है। मतलब 1 अप्रैल 2023 ऑनवर्ड काटता है। तो जो वो पेमेंट काट लेता है और अपने पास आपको रख के बाकी अमाउंट दे देता है। से फॉर एग्जांपल आपका 1 लाख रुपए का बिल आपने दिया और उसमें से उसने 10,000 रुपए या 5,000 रुपए सिक्योरिटी के नाम पे काट लिया और बाकी अमाउंट आपको 90,000 95,000 आपको पेमेंट कर दिया। तो इस केस में जो उसने 10,000 रुपए या 5,000 रुपए डिडक्ट किया, क्या उसके ऊपर भी 43B एप्लीकेबल होगा? जी हां, बिल्कुल एप्लीकेबल होगा, क्योंकि सेक्शन 43B नॉट विद स्टैंडिंग वर्ड से शुरू होता है। मतलब वो इसका ये होता है नॉन ऑस्टेंटिव क्लास। इसका मतलब ये होता है कि नॉट विद स्टैंडिंग क्लॉज का मतलब ये है कि सारे नियम एक तरफ
ये वाला नियम एक तरफ, मतलब कोई भी नियम हो लेकिन 43B क्लॉज एच सबसे ऊपर है। तो 43B क्लॉज एच ये कहता है कि कोई भी पेमेंट ड्यू हुआ हो और उसका पेमेंट ड्यू डेट में न हुआ हो। ड्यू डेट मैंने आपको बता दिया 45 डेज और 15 डेज, तो डिसअलाउ हो जाएगा। मतलब उतने अमाउंट पे उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, इनकम टैक्स। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जो भी एसएससी माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस में रजिस्टर्ड है, उसके पास उद्यम का रजिस्ट्रेशन है, उसका पेमेंट अब नहीं रुकेगा, वो समय से आ जाया करेगा, लेटेस्ट बाय 45 डेज, मतलब 1.5 महीने के अंदर तो आना ही आना है। अगर नहीं आएगा तो नुकसान उसको होगा जिसने पेमेंट नहीं किया। अब दूसरी चीज कि 43B क्लॉज एच में पहली बात तो ये हो गई कि किससे गुड्स खरीदा गया, माइक्रो और स्मॉल से खरीदा गया। वो माइक्रो और स्मॉल ट्रेडर नहीं हो सकते, मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं। जब भी उनसे माल खरीदा गया या सर्विसेज ली गई, उसके 45 दिनों के अंदर या 15 दिनों के अंदर उसको पेमेंट कर देना है। अगर नहीं किया है तो साल खत्म होते होते 31 मार्च से पहले तो उसको पेमेंट कर ही देना है। लास्ट वाले महीने में जो भी खरीद बिक्री हुई होगी उसके लिए अप्रैल में पेमेंट करना है, 45 दिन या 15 दिन अगर अप्रैल में आता है तो। अगर उसने नहीं किया तो इस साल में तो डिसअलाउ हो जाएगा, अगले साल में अलाउ हो जाएगा। अब मैं रिसिपेंट और आप सर्विस प्रोवाइडर, तो आपको क्या फायदा हुआ? आपको पेमेंट समय से मिलता रहेगा। और मेरा नुकसान क्या होगा कि अगर मैं पेमेंट समय से नहीं करूंगा तो मुझे टैक्स का बर्डन बढ़ जाएगा। तो 43B क्लॉज एच एक ऐसा क्लॉज है जो आपके बेनिफिट के लिए भी है और आपके लिए नुकसानदायक भी है। तो इसलिए अगर सावधानी से आपने काम किया और सावधानी से आपने हर बिल को संजो के रखा और उसका ड्यू डेट रिमार्क करके रखा तो फायदेमंद है, अदरवाइज आपके लिए नुकसानदायक है। इसमें आपका सीए, इसमें आपका ऑडिटर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यह कानून इसी चीज को प्लग करने के लिए है। पहले भी था, जीएसटी में भी ऐसा नियम था, लेकिन जीएसटी में नियम था 180 दिन का, तो जीएसटी में तो ज्यादा समय का था, लेकिन अब इनकम टैक्स ने ही उस समय को कम कर दिया। तो एक तरह से देखा जाए तो जीएसटी में 180 दिन पेमेंट न करने से जीएसटी डिसअलाउ हो जाता था, मतलब उसका क्रेडिट आप नहीं ले सकते थे। और यहाँ पे अगर 45 दिनों में आपने नहीं किया या साल खत्म होने तक उसका हिसाब किताब क्लियर नहीं किया तो इनकम टैक्स में डिसअलाउ हो जाएगा। मतलब दोहरा नुकसान, एक तो जीएसटी का नुकसान और दूसरा इनकम टैक्स का नुकसान। तो आपको से फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ऐसा गुड्स खरीदा है जो कि 18% जीएसटी लग के आता है, अब वो गुड्स है 100 रुपए का, तो 18 रुपए तो वहां नुकसान हो जाएगा जीएसटी में। और उस 100 रुपए पे अगर मिनिमम मान के चलो, अगर कंपनी है तो कम से कम 25% का टैक्स, या फिर पार्टनरशिप है तो 30% का टैक्स। अगर ऑन एन एवरेज 30% मान लिया जाए तो 30% का मतलब 30 रुपए यहाँ और 18 रुपए वहां, तो आपका 48 रुपीज का नुकसान हो गया टाइम पे पेमेंट न करने की वजह से। तो ये सेक्शन बहुत ही ध्यान से देखने वाली बात है। इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे रिमार्क में डाल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा। मैं कोई कंसल्टेंसी नहीं दे रहा हूं, आपको अवेयर कर रहा हूं। मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज प्रोफेशनल कि मैं अपने देशवासियों को समय समय पर चीज़ों को बताता रहूं ताकि वो एजुकेट होते रहें, समय पे चीज़ों को जानते रहें
और अपने व्यापार को सुचारू रूप से चलाते रहें। मेरा उद्देश्य यही है कि आप एक व्यापारी हैं तो आपका नुकसान न हो, आप अपने व्यापार को सुचारू रूप से चलाएं और जो वाजिब टैक्स बनता है वो सरकार को देते रहें। फालतू का टैक्स आपके ऊपर बर्डन ना बने। इसी शब्दों के साथ नमस्कार, धन्यवाद।